हिंदुस्तान अखबार मंगलवार 16 जून 2026। अरविंद गुप्ता का पहला लेख है पूरी दुनिया को अमन का इंतजार। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पश्चिम एशिया से वह खबर आ गई जिसका इंतजार पूरे विश्व समुदाय को था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जून की सुबह अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि ईरान के साथ समझौता का मसौदा तैयार हो गया है और हॉर्मुज़ जलमार्ग खुलने के साथ ही अमेरिकी नाकेबंदी हटाने को मंजूरी दे दी गई है। बाद में तेहरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को दोनों देश शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि यह समझौता साकार होता है तो पूरी दुनिया में कायम राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधी संकट जल्द खत्म हो जाएंगे। 28 फरवरी 2026 को इस युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब अमेरिकी इजरायली फौजों ने ईरान पर हवाई हमला किया था। जवाब में तेहरान ने भी अपने सभी घोड़े खोल दिए। नतीजतन हॉर्मुज़ जलमार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही बंद हो गई। इससे विश्व व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक हालिया अध्ययन बताता है कि ईरान युद्ध के कारण सालाना आकलन के हिसाब से विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। बेशक 8 अप्रैल को दोनों देशों ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी और पाकिस्तान सहित कुछ अन्य देशों के बीच में संघर्ष विराम के उल्लंघन की खबरें भी आती रहीं और जल्द समझौते के दावे के साथ ही ट्रंप के आक्रामक तेवर भी दिखते रहे। खबरों के मुताबिक दोनों पक्ष इसी बात पर राजी हैं कि ईरान हॉर्मुज़ जलमार्ग को खोल देगा और अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा देगा। इससे हॉर्मुज़ से जहां सैकड़ों जहाज और नाविक फंसे हुए हैं, सुरक्षित आवाजाही का रास्ता खुल जाएगा। इस ऐलान का त्वरित फायदा यह हुआ कि कच्चे तेल की कीमतें गिर गई हैं और उसके दाम $100 से गिरकर $85 प्रति बैरल हो गए हैं। हालांकि यह कोई पूर्ण समझौता नहीं है और इसमें ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अगले 60 दिनों में बातचीत होगी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल अब भी कायम हैं जिनके जवाब नहीं मिल सके हैं। पहला, अमेरिका बार बार यह कहता रहा कि वह ईरान को परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने देगा। क्या व्हाइट हाउस अपनी मंशा में पूरी तरह कामयाब हो सका, इसका तो पता अगले 60 दिनों में ही लगेगा। दूसरा ईरान अब भी दोहरा रहा है कि सभी मोर्चों पर लड़ाई रुकेगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल जो अभी हमले कर रहा है उसको भी रोका जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? तीसरा, तेहरान यह भी दावा कर रहा है कि उसकी जब्त संपत्तियों को अमेरिका वापस कर देगा, मगर इसकी सच्चाई स्पष्ट नहीं हो सकी है। चौथा, युद्ध के दौरान हॉर्मुज़ जलमार्ग पर ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं। इनको साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर माइन स्वीपिंग अभियान चलाने की जरूरत होगी। इस काम को कैसे और कब तक पूरा किया जाएगा? पांचवा, अमेरिका ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज़ जलमार्ग स्वतंत्र रहेगा, यानी इस पर ईरान का कब्जा नहीं रहेगा, जबकि तेहरान इस पर टोल लगाने का पक्ष धर रहा है। क्या इस विवाद का अंतिम तौर पर निपटारा हो गया है? वैसे देखा जाए तो समझौते से अब सबसे अधिक राहत अगर किसी को मिलेगी तो वह स्वयं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कूटनीतिक दांव की वजह से एक ऐसे पचड़े में फंस गए थे जिसकी गंभीरता का उन्होंने शुरू में अंदाज़ा नहीं था और इससे बाहर निकलने के लिए वह लगातार प्रयासरत रहे। समझौता होने पर न सिर्फ उनकी मुश्किलें कम होंगी बल्कि अपने देश में मध्य अवधि चुनाव में उनको फ़ायदा भी मिल सकता है। मुमकिन है कि वह खुद को शांति दूत बनाकर फिर से नोबेल पुरस्कार की मांग करने लगे। हॉर्मुज़ जलमार्ग खुलने के से आपूर्ति सुधरेगी, जिससे अमेरिका में भी महंगाई कम हो सकती है, जो इन दिनों तेज़ी से बढ़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समझौते से ईरान का कदर न सिर्फ पश्चिम एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ेगा। अब वह अपने पुनर्निर्माण पर ध्यान दे सकता है, चूँकि उसने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन,
जैसे इस खित्ते के तमाम देशों में स्थित अमेरिकी अड्डों को सफल निशाना बनाया। इसलिए भविष्य में मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन में ईरान खुद को 20 ही मानेगा। अब तक यह नहीं माना जा रहा था कि इजराइल के पास ऐसा सुरक्षा प्रणाली है जो सभी मिसाइलों को निरर्थक बना सकती है, लेकिन इस युद्ध में यह धारणा पूरी तरह से टूट गई है। तेहरान ने बार बार यह बताया कि वह इजराइल तक अपनी मिसाइलें भेज सकता है, जिससे तेल अवीव की अचूक सैन्य ताकत वाली छवि खंडित हो गई है। अमेरिका प्रतिबंध हटने से ईरान अब अपना तेल फिर गैस फिर से बेच सकेगा, जिससे उसे आर्थिक लाभ होगा। हालांकि वहाँ इस्लामिक IRGC जैसी कट्टर ताकतें ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और इनमें विश्व समुदाय की किस तरह रिश्ता रखेगा, यह देखने वाली बात होगी। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि प्रस्तावित समझौता यह शायद कट्टरपंथी तबकों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का ऐलान यही बता रहा है कि यह फैसला सभी की सहमति से हुआ है। भारत के लिए भी इन सब के गहरे निहितार्थ हैं। हमारे कई जहाज व नाविक वहाँ अटके हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट का खतरा बना हुआ है, जिससे हम बच सकेंगे। युद्ध के दौरान यह धारणा बनने लगी थी कि भारत का अमेरिका इजराइल की तरफ झुकाव बढ़ गया है। अब ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करके भारत इस धारणा को तोड़ सकता है। वहाँ से तेल व गैस की आपूर्ति फिर से शुरू हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि चाबहार बंदरगाह व अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों को आगे बढ़ाया जाए। यह तेहरान के साथ नई दिल्ली की एक नई शुरुआत होगी। तृणमूल से सबक। तृणमूल कांग्रेस का टूटना बदलती भारतीय राजनीति का एक ऐसा संकेत है जिससे तमाम राजनेता सबक ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों को अभी 40 दिन ही पूरे हुए हैं और यह बात अब शीशे की तरह साफ है कि तृणमूल कांग्रेस का स्वर्णिम दौर लग गया है। एक हारी हुई पार्टी को एकजुट रखने के जैसे प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर सकती थी, उनका नितांत अभाव दिखा है। तृणमूल कांग्रेस के आला नेताओं ने साबित कर दिया कि उनमें जोड़ने का हुनर कम है। वैसे राज्य स्तर पर विधानसभा में भी पार्टी बंट चुकी है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट स्वरूप सामने नहीं आया है। जबकि पार्टी से अलग हुए 20 सांसदों की स्थिति स्पष्ट है। उन्होंने एक नए अल्पचर्चित दल के नाम का सहारा लिया है। यह अलग तरह का दल बदल अपने आप में बहस का मुद्दा है। आमतौर पर राजनीतिक दल अपने चुनाव अभियान से सांसद तैयार कर रहे हैं, पर यहाँ तो एक दल को एक मुश्त 20 सांसद हासिल हो गए। यह कानून सही हुआ है या गलत, इस पर जरूरी बहस शुरू हो गई है और होनी भी चाहिए। कुछ संकेत बहुत स्पष्ट हैं जिनके अनेक सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने खून पसीने से बनाई अपनी पार्टी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों नहीं लगाया? अगर वह मिल बैठकर बात करती तो संभव है कि उनकी पार्टी सलामत रहती। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी पर निर्भर हो गई। वंशवादी दलों के साथ यही समस्या है, इनमें दलीय लोकतंत्र का विशेष महत्व नहीं है। ममता बनर्जी ने न केवल राज्य में बल्कि अपनी पार्टी में भी बहुमत गंवा दिया है। यह कहने में हर्ज नहीं है कि तृणमूल अंदर से मजबूत नहीं था और केवल सत्ता के रसायन ने उसे जोड़े रखा था। सत्ता का रसायन जैसे ही खत्म हुआ, पार्टी बिखर गई। कौन भूल सकता है कि राज्य में लगभग दुश्मनी की राजनीति हुई है। इसी का नतीजा है कि सूबे के बड़े बोले नेता शर्मसार से हैं और अपने बचाव के लिए किसी भी मजबूरी छतरी की तलाश में है। यह सबक बड़ा है जिसे शायर बशीर गुंजाइश रहे हैं। जिसे शायर बशीर बद्र ने कुछ ऐसे बयान किया था, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बंगाल में यह नए किस्म की राजनीति संस्कृति है जिसमें टूटने का सलीका खास है। कुछ ही सप्ताह पहले
आम आदमी पार्टी के 7 सांसद समूह बनाकर भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तृणमूल से अलग हुए सांसद भाजपा में शामिल क्यों नहीं हैं? यहाँ फिर एक बार ज़मीनी प्रतिद्वंद्विता वाली बात सामने आती है। तृणमूल के नेताओं कार्यकर्ताओं ने 15 वर्ष में जिस तरह दुर्व्यवहार किया है, उस वजह से भाजपा की ज़मीनी कार्यकर्ता तत्काल मेल मिलाप के पक्ष में नहीं है। यह राजनीतिक संस्कृति का अंतर आड़े आ रहा है और इस अंतर को सकारात्मक रूप से पाटना ममता बनर्जी की नई राजनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि युवा सांसद अभिषेक बनर्जी अपनी सियासत को जिस अदावत तक उतार लाए हैं, वहां से तृणमूल की स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की ओर वापसी आसान नहीं होगी। अब रही बात एनडीए की, तो उसकी लोकसभा सीटों की संख्या 294 से बढ़कर 314 होने वाली है, पर वहीं वह अभी भी 2/3 बहुमत के से 46 सीटें पीछे है। यहाँ फिर इसी सबक को याद करना होगा कि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोक दलों का यकीन जीतना ही सबसे सही रणनीति है। अगला लेख है कश्मीर का मूल प्रश्न। पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री जफरुल्लाह खान ने कश्मीर के संबंध में नेहरू जी के वक्तव्य का एक लंबा उत्तर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी तर्क शक्ति व्यय कर डाली है। जिसे श्री जफरुल्लाह एक सफल वकील रहे हैं और वह अपनी ब्रिटिश तथा अमेरिकी सहायकों के साथ सबल करने का ढंग भली भांति जानते हैं। स्पष्टता उनके इस वक्तव्य का उद्देश्य ब्रिटेन एवं अमेरिका के लोकमत को प्रभावित करना और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की जनता का द्वेष भाव कायम रखना है। श्री जफरुल्लाह ने अनेक सबल प्रतीत होने वाले तर्क प्रस्तुत करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारत ने सुरक्षा परिषद का पंच निर्णय प्रस्ताव अस्वीकृत करके न केवल एक असंगत कार्य वरन अपराध भी किया है, जिसके लिए उसे दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कश्मीर में पुनः जिहाद की धमकी भी दी है। पाकिस्तानी नेताओं ने धर्मांध एवं कट्टर कबालियों को कश्मीर में जाकर लूटपाट तथा हत्या करने के लिए भड़का दिया। एक और उन्हें कश्मीर की संपदा और रूपवती स्त्रियों का लोभ दिखाया गया। दूसरी ओर पाकिस्तानी शस्त्रों तथा सैन्य बल की सहायता का आश्वासन दिया गया। डोगरा महाराज हरि सिंह की छोटी सी सेना अपने मध्ययुगीन आयुध लेकर आधुनिक शास्त्रों से सुसज्जित इन कवालियों का प्रतिरोध करने में असमर्थ रही। कबायली कश्मीरी जनता को लूटते पाटते, उनकी हत्या करते, स्त्रियों का अपहरण करते बढ़ने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि कुछ ही दिनों में संपूर्ण निहत्था कश्मीर इन आतताइयों के पैरों तले कुचल जाएगा। इस पर कश्मीर के महाराजा और जनता ने भारत से सहायता की याचना की। उन्होंने पुकार की कि हम भारत संघ में रहना चाहते हैं, हमारी रक्षा करो। भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर को अस्थायी रूप से भारत संघ में प्रविष्ट कर लिया, किंतु हमारे न्याय और प्रजातंत्र पर परायण प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक जनता का स्पष्ट मत प्राप्त न कर लिया जाए, कश्मीर का प्रवेश स्थायी न समझा जाएगा। अगला लेख है विभूति नारायण राय। सरकारी और निजी नौकरी का अंतर मिटाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 6 जून से 10 जून के मध्य रेलवे और बस स्टेशनों पर लोगों को थके उदास चेहरों वाली एक अनियंत्रित भीड़ दिखाई दी। इसमें वे नौजवान शरीक थे जो किसी न किसी तरह एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, भले ही यह नौकरशाही के पदक्रम में सबसे निचले पायदान पर स्थित क्यों न हो। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईमानदारी से कुछ हो सकता है, वे खेत बाड़ी बेचकर दलालों की तलाश कर रहे थे। ये सब उन शहरों की तरफ भागे चले जा रहे थे जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के 32,000 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होने वाली थी। 28 लाख से कुछ अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। उनमें से लगभग 22 लाख लिखित परीक्षा में बैठे। पिछले कुछ वर्षों में नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी हो गया है।
अपने गाँव से एक पुस्तकालय में बैठकर मैंने बहुत ऐसे नौजवान से बात करके समझने की कोशिश की कि आखिर वह कौन-सा चुंबक है जो इन्हें छोटी-सी सरकारी नौकरी के लिए इस कदर आकर्षित करता है कि वे एक-एक प्रकारेण इसे हासिल करने में जुट जाते हैं। वहाँ वहाँ मुझे एक नौजवान मिलता है जिसने पश्चिमी यूपी के कॉलेज में से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रखा है। उसकी भारी भरकम डिग्री से प्रभावित होकर मैंने जानने की कोशिश करता हूँ कि वह अपने अध्ययन क्षेत्र की संभावनाओं को छोड़कर कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने में क्यों कोशिश कर रहा है। समझना बहुत मुश्किल नहीं है। वह देहरादून की एक फर्म में नौकरी कर रहा था, जहाँ उससे 18,000 रुपये महीने पगार मिलती थी। प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम वाली इस नौकरी से में कोई स्थायित्व या सुरक्षा नहीं थी। हमारी बातचीत से आकर्षित होकर दूसरे लड़कियां भी अपने पढ़ाई छोड़कर हमारे इर्द-गिर्द सिमट आते हैं। वे सब किसी न किसी तरह से एक आदत सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए पुस्तकालय में आड़-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सबके चेहरे निस्तेज हैं और किसी की आंखों में यह विश्वास नहीं झलक रहा कि उनकी मेहनत सफल हो सकेगी। कारण स्पष्ट है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं। सालों बाद जब कोई परीक्षा होती है तो कुछ 100 जगहों के लिए कई लाख अभ्यर्थी टूट पड़ते हैं और अगर पेपर आउट होने या अदालती हस्तक्षेप जैसी आशंकाओं से बच भी जाए तो इस प्रक्रिया में जिन युवाओं को नौकरी मिलती है उनकी संख्या ऊँट के मुँह में जीरा जैसी होती है। सरकारी और निजी क्षेत्रों की नौकरियों के बीच वेतन का अंतर पिछले वर्षों में भयानक रूप से बढ़ा है। खास तौर से 5वें और 6ठे वेतन आयोग के बाद यह खाई और चौड़ी हो गई है। इस फर्क को समझने के लिए उदाहरण प्राप्त होगा। मुझे याद है जब सन 2008 में हिंदी विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ, तब तक सरकारी संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ज़्यादातर पद ठेके पर दिए गए थे। विश्वविद्यालय में आधे ड्राइवर स्थायी सरकारी नौकर थे, जिन्हें 40,000 रुपये के लगभग वेतन मिलता था और साथ में छुट्टियाँ, आवास, चिकित्सा, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते जैसी सुविधाएं अलग थीं। इनके वर्कर्स बैठे पर आने वाले ड्राइवर बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के 15 से 20,000 पर वहीं काम कर रहे थे। यह असमानता दिनों दिन बढ़ती चली गई। यह एक सामान्य समझ है कि दुनिया में कोई भी सरकार अकेले सबको नौकरी नहीं दे सकती। सरकारें रोजगार सृजन के लिए सहायक स्थितियाँ निर्मित कर सकती हैं। एक इंटरव्यू में राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक अजीत कुमार झा ने जोर देकर कहा कि साल 2023 और 24 में राष्ट्रीय वृद्धि से अधिक 2.2% आंकी गई है और इसकी औसत उम्र 24.7 वर्ष हो गई। इस बढ़ती युवा शक्ति के लिए एक बड़ी औद्योगिक क्रांति की जरूरत होगी, जिसमें सेवा क्षेत्र के मुकाबले निर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे सुधारों की जरूरत है जिनसे बेरोजगारों की फौज के स्थान पर रोजगार योग्य नौजवान तैयार हो सके। अगला लेखक श्री आनंद मूर्ति। साधना का लक्ष्य। किसी सुनार को कुछ अशुद्धि वाला सोना दे दिया जाए तो वह उसका क्या करेगा? वह उसे फेंकेगा नहीं, क्योंकि सुनार भली भांति जानता है कि आग, धैर्य और सही प्रक्रिया से वही सोना फिर चमकने लगेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य को भी कुछ ऐसा ही है। उसके भीतर अनंत संभावनाएं हैं, किंतु क्षणिक कामना, भय, मोह, क्रोध व अहंकार जैसी मानसिक अशुद्धियां उसकी वास्तविक चमक को ढक देती हैं। साधना का असली उद्देश्य इन्हीं अशुद्धियों को मिटाकर मनुष्य को उसके मूल स्वरूप से परिचित कराना है। आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है। ब्रह्मांडी चेतना पहले ही आकाश तत्व में, फिर वायु, अग्नि, जल और अंततः पृथ्वी तत्व में क्रमशः अधिक स्थूल रूप में प्रकट हुई। यही कारण है कि पृथ्वी तत्व सबसे अधिक इंद्रिय गोचर है और आकाश सबसे सूक्ष्म है। सामान्यतः स्थूल वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि इन्हें इंद्रियां आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। साधना का प्रथम चरण
इसी इसी प्रवृत्ति को रटना है, मन को स्थूल से हटाकर सूक्ष्म की ओर ले जाना। जब मन बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब आत्मशुद्धि की यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। मन में वर्षों से संचित संस्कार, इच्छाएं और प्रतिक्रियाएं गहराई तक जमी होती हैं। सुख मिलने पर हम उनसे चिपक जाते हैं और दुख मिलने पर हम उनसे भागना चाहते हैं। यही आकर्षण और विकर्षण मन में अस्थिर बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक साधन का लक्ष्य इन दोनों पर को पार जाना है। वह न सुख का दास बनता है और न दुख का शिकार। वह दोनों के जीवन के अनुभवों के रूप में स्वीकार करना सीखता है। तब यम नियम का महत्व सामने आता है। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, शौच, संतोष व अनुशासन जैसे सिद्धांत मन को अशुद्ध करने वाले पवित्र जल के समान हैं। इस संदर्भ में मनुष्य की तुलना अशुद्ध सोने से अत्यंत सार्थक है। अशुद्धियाँ सोने का स्वभाव नहीं होती, वे केवल उस पर चढ़ी हुई परतें होती हैं। उसी प्रकार लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भी मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वे प्रकृति द्वारा निर्मित अस्थायी विकृतियाँ हैं। साधना की अग्नि में तपकर ये धीरे धीरे दूर होती हैं। आत्मशुद्धि की यह यात्रा किसी विशेष वर्ग या संप्रदाय की नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य की यात्रा है। जिस दिन हम अपने भीतर छिपे सोने को पहचान लेंगे और उसे साधना की अग्नि में तपाने का साहस जुटा लेंगे, उसी दिन जीवन की दशा बदल जाएगी। तब बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, भीतर एक ऐसी शांति और प्रकाश का उदय होगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। सारे लेख पूरे हुए।